नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के सिंघू बॉर्डर में बैरिकेड से लटकते शव के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अज्ञात के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। मृतक की पहचान लखबीर सिंह के तौर पर हुई है। 35 साल के मृतक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। तरन तारण जिले का रहने वाला लखबीर मजदूरी का काम वहां पर करता था। लखबीर को बड़ी बेरहमी से मारा गया है। युवक की हत्या उसी जगह पर हुई है या कहीं और हत्या कर शव वहां पर लटकाया गया है, इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ, उनसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए उनकी ये रिपोर्ट। सिंघू बॉर्डर पर जहां पर किसानों का प्रोटेस्ट मार्च चल रहा है, वहां पर रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात हुई है। दरअसल जहां पर किसानों का प्रोटेस्ट मार्च का मंच है, वहीं पर एक शख्स की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। हरियाणा पुलिस के मुताबिक तकरीबन 5 बजे कुंडली पुलिस स्टेशन को जानकारी मिली कि एक शख्स की डेड बॉडी वहां पर पड़ी हुई है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो हालांकि भीड़ ने शुरुआत में डेड बॉडी देने से इनकार कर दिया, लेकिन हरियाणा पुलिस ने कड़ी मशक्कत की और डेड बॉडी को अपने कब्जे में लिया। युवक की पहचान नहीं हो पाई है, उम्र 35 साल बताई जा रही है, लेकिन जिस तरीके से उसके शरीर पर जख्मों के निशान है, हाथ काट दिया गया है। कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें जब वो शख्स जिंदा था, तड़प रहा था, उस वक्त लोग उसका वीडियो बना रहे थे। यहां हम आपको ये भी बता दें कि ये ऐसी जगह है जहां पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया। वहां पर किसी बाहरी शख्स का आना और किसी तरह की वारदात को अंजाम देना लगभग नामुमकिन है। जो शख्स तड़प रहा है, जब वो जिंदा था तो उसके चारों तरफ भीड़ खड़ी थी, उससे पूछताछ कर रही थी, उसका वीडियो बना रही थी। कुछ देर बाद वही शख्स मरा हुआ एक बैरिकेड से लटका हुआ पाया गया। हरियाणा पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है अज्ञात लोगों के खिलाफ। लेकिन बड़ा सवाल है कि इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला आखिर वो कौन शख्स है, किसने इतनी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। कैमरामैन अभिषेक के साथ अरविंद ओझा, कुंडली सोनीपत, आज तक। और इस वक्त खुद हमारे साथ अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जुड़े हैं। अरविंद, अब तक इस मामले में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? किस तरह से इस शख्स की हत्या हुई, कौन है वो लोग, तमाम तरह के सवाल, क्या जानकारी? जी देखिए, अभी की जो खबर है कि जो शख्स है उसकी पहचान हो गई। उसका नाम लखबीर सिंह है, जो तरन तारण का रहने वाला है, लेबर क्लास है। एडॉप्ट किया था इसको 6 साल पहले। इसके पिता की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद किसी शख्स ने इसको एडॉप्ट किया था, तो पहचान हो गई है। लेकिन मैं आपको बताऊं श्वेता, जिस तरह की वीडियो, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। एक तस्वीर है जिसमें ये शख्स जब जिंदा था, इसका हाथ काटा हुआ था, ये तड़प रहा था। लोग जो उसके भीड़ जो है उससे लगातार पूछताछ कर रही थी और किसी के चेहरे पर जो भीड़ थी, शिकन नहीं थी। पूरे शरीर को जख्मी किया गया है। उसके बाद जब ये मर गया है, उसके बाद इसको टांगा गया है। जो कुंडली पुलिस स्टेशन जहां इसमें मौजूद हूं, जो एफआईआर दर्ज की है, एफआईआर में लिखा है कि किसी ने यह सूचना दी कि निहंगों ने किसी शख्स को मार दिया है। पुलिस वहां पर पहुंची, पहले डेड बॉडी नहीं दी जा रही थी, उसके बाद डेड बॉडी को अपने कब्जे में लिया गया, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हरियाणा पुलिस का साफ साफ कहना है कि हत्याकांड को किसने अंजाम दिया ये अभी क्लियर नहीं है। अननोन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जांच की जा रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, वहां पर पुलिस का भी पहुंचना टेढ़ी खीरी है। काफी मशक्कत करनी पड़ती है पुलिस को पहुंचने के लिए। लेकिन जिस तरह के एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बेहद रोंगटे खड़े कर देने वाली। अगर इस शख्स ने कोई गुनाह भी किया था, उसके लिए अदालत है, पुलिस है, लेकिन ऐसा कौन है जो इस तरह से इंसाफ कर रहा है, सीधे सीधे उसको मौत के घाट उतार रहा है और तड़पा कर इस शख्स को मारा गया है। ऐसे कई वीडियो आए हैं, अब सोशल मीडिया पर भी इस तरह के वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। लेकिन एक जो तस्वीर है श्वेता, वो बेहद रोंगटे खड़े कर देने वाली है, जिसमें वो शख्स जिंदा था, उसका हाथ काट दिया गया था। कई तरह के क्लेम किए जा रहे हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। उसके बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि इस हत्याकांड को किसने अंजाम दिया।
लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो सिंघू बॉर्डर है हरियाणा साइड, दिल्ली से जब आप आते हैं तो जहां पर प्रोटेस्टर बैठे हुए हैं, जब उससे आप अंदर हरियाणा की तरफ चलते हैं कुंडली इलाके में, वहां पर ये मंच बना हुआ है और मंच से बेहद करीब पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। आपको बताऊं कि जो प्रोटेस्टर हैं वहां पर कई वॉलंटियर्स होते हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग वहां पर बैठे हैं, तो ऐसे में कोई बाहरी शख्स इस तरह की वारदात को वहां पर अंजाम दे जाए, ये लगभग पुलिस का कहना है नामुमकिन है। हालांकि पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है, लेकिन इस शख्स को, जो लखबीर, जिसकी पहचान हुई है तरन तारण का रहने वाला, कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है श्वेता, इसको बुरी तरह से मारा गया है। ये बेहद दुखद है जो खबर सामने आ रही है अरविंद, और जिस तरह से आप बता रहे हैं और तमाम जो वीडियो सामने आए हैं, ऐसे में वाकई क्या जो वहां पर लोग मौजूद थे, क्योंकि वहां मोस्टली कहा जाता है कि किसान ही रहते हैं और उन्हीं से जुड़े जो लोग हैं, उन्हीं संगठनों से जुड़े लोग वो रहते हैं, ऐसे में क्या उनसे पूछताछ अब तक हुई है बुलाकर, या फिर पुलिस ने वहां अभी तक क्या इन्वेस्टिगेशन किया है, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, कड़वी सच्चाई मैं आपको बताता हूं, वहां पर जाकर पुलिस, जैसा कि एफआईआर आज तक के पास मौजूद है, एफआईआर में भी लिखा हुआ है कि शुरुआत में डेड बॉडी लोग नहीं दे रहे थे, हरियाणा पुलिस को डेड बॉडी नहीं दे रहे थे। कड़ी मशक्कत के बाद तो डेड बॉडी हरियाणा पुलिस ने अपने कब्जे में ली है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उस जगह पर जाकर पुलिस का तफ्तीश करना वो अपने आप में काफी मुश्किल है श्वेता। इस सच्चाई से अवगत कराना जरूर है दर्शकों को, क्योंकि वहां पर जाकर किसी तरह की तफ्तीश करना या कोई बाहरी शख्स जाकर अगर वहां मूवमेंट करता है, इस तरह की पहले भी कई वारदातें सामने ही, आपको याद होगा सोनीपत के एक शख्स को इसी भीड़ ने हिरासत में लिया था और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसके साथ मारपीट की गई थी और दावा किया गया था कि वो एक एजेंट है, जासूसी करने आया। हालांकि बाद में वो कहानी पलट गई थी। तो बाहरी किसी शख्स का उस इलाके में जाना, क्योंकि वो हर चीज पर, जो प्रोटेस्टर है हर शख्स पर बाकायदा पैनी निगाह रखते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं, तो ऐसे में कोई वहां पर जाकर वारदात को अंजाम दे पाए, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात सी लगती है। और 5 बजे के लगभग ये पूरी वारदात है। एफआईआर जो है, देखिए अपने दर्शकों को हम बता दें, जो टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, दरअसल ये एफआईआर की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर उस शख्स के बारे में बताया गया है, लेकिन अज्ञात लोगों के खिलाफ इस पूरे मामले में मामला दर्ज किया गया है। और जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे हैं अरविंद ओझा, और हमें भी मालूम है इस बारे में, आपको एक बार फिर से बता दें कि सिंघू बॉर्डर, जहां पर लगातार किसान संगठन के लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लंबे समय से किसान आंदोलन में वहां पर लोग बैठे हुए हैं, उससे जुड़े लोग और उनके बीच में इस तरह की खौफनाक और दिल दहलाने वाली घटना घट जाती है, और वहां जाकर इन्वेस्टिगेशन करना अपने आप में एक बड़ा टास्क हो जाए, ये एक तरह से गुंडई कहेंगे अरविंद। और इसके बारे में आपसे और हम जानकारी, और आगे हम आपसे जानकारी लेंगे। मोहित शर्मा हमारे संवाददाता गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको हम बता दें कि दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर एरियाज में किसान जो हैं लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें से गाजीपुर बॉर्डर भी वो इलाका है जहां पर राकेश टिकैत और तमाम जो किसान संगठन से जुड़े लोग हैं वो रहते हैं वहां पर। मोहित, आप ये बताइए, ये जो घटना घटी है सिंघू बॉर्डर पर, उसके बारे में गाजीपुर में जो बैठे किसान हैं, जो आंदोलनरत हैं, उनका क्या कहना है? जी श्वेता, आपको पहले तो दृश्य दिखा दें अभी हालात क्या हैं गाजीपुर के। और जब से हम यहां पर पहुंचे हैं तब से आप देख सकते हैं बहुत कम ही लोग हैं अभी यहां पर जो मौजूद हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि बाकी सारे जो यहां पे प्रोटेस्टर्स हैं वो ज्यादातर बाकी के मोर्चाओं पे है, चाहे हम बात करें उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की या पंजाब की। लेकिन एक चीज जो सामने आई है वो है वो जो दिल दहला देने वाली जो विजुअल्स हैं, जो वीडियोज हैं जो सामने आई हैं, जो सीधे तौर पर ये दिखा रहे हैं कि जो कल हुआ, जो मैं माफी चाहूंगा, जो रात में हुआ है सिंघू बॉर्डर पे, वो कहीं ना कहीं सवाल चिन्ह उठा देता है इस पूरे मोर्चे पर। 11 महीने होने को आए हैं, 26 अक्टूबर को इस पूरे मोर्चे के, इस पूरे प्रोटेस्ट के 11 महीने हो जाएंगे। अभी हम बता दें दर्शकों को कि अभी एक इमरजेंसी मीटिंग भी हो रही है, एक 7 मेंबरान की जो कोर कमेटी है उसकी मीटिंग भी चल रही है इस पूरे वाकयात पे जो हुआ है सिंघू बॉर्डर पे। और इसमें यही चर्चा की जा रही है कि ये हुआ कैसे, ये पूरा मामला हुआ कैसे और उसमें क्या हुआ। हम गाजीपुर पहुंचे थे यहाँ पर राकेश टिकैत से बात करने के लिए, बट इससे पहले कि हम उनसे बात कर सकते, वो यहाँ से निकल चुके थे। वो कहाँ गए हैं उसके बारे में भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन सीधे तौर पे जो विजुअल्स जो सामने आए हैं वो सवाल चिन्ह उठा देते हैं इस पूरे मोर्चे पे, इस पूरे प्रोटेस्ट पे, कि क्या यहाँ पर जो हो रहा है वो क्या एक ऑटोमेटिक प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ पर कोई किसी की किस तरह का प्रोटेस्ट चल रहा है? अरविंद, यहाँ पर हम लंबे समय से हम भी देख रहे हैं, आप लोग भी लगातार कवर कर रहे हैं इन एरियाज में, किसान बैठे हैं, उनके मुद्दे को बाकायदा मीडिया दिखा रही है, हम दिखा रहे हैं,
सरकार तक आवाज पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब जो वहां पर हो रहा है, क्या वो गुंडई नहीं है और क्या इसे रोका नहीं जाना चाहिए? और वहां पर मौजूद उन लोगों के बीच ये घटना घटी है, ये मानने में भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सिंघू बॉर्डर वो जगह है जहां पर कई घटनाएं घट चुकी हैं पहले भी, और वहां पर किसी का जाना तक और रिपोर्ट कवर करना भी बहुत मुश्किल की बात वहां पर रही है। बिल्कुल मुश्किल की बात रही है। और मैं आपको बताऊं, देखिए ये कुंडली का पुलिस स्टेशन है, तमाम यहाँ पर पुलिसकर्मी है। हकीकत यही है कि यहाँ पर ऐसी कई इंसिडेंट रिपोर्टेड हो चुकी है और जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं लाचार नजर आती है अगर जांच तफ्तीश की बात की जाए वहां पर मौका वारदात पर जाकर। और इस तरह के कई इंसिडेंट पहले भी हो चुके हैं, सोशल मीडिया पर वायरल किए जा चुके हैं। देखिए कोई भी प्रोटेस्ट होता है श्वेता, तो वहां पर मीडिया स्वतंत्र होकर जाकर अपने अपने तरीके से रिपोर्टिंग कर सकता है, लेकिन वहां पर रिपोर्टिंग करना भी अपने आप में टास्क है, वहां पर जांच करना भी अपने आप में एक टास्क है। क्योंकि जब आप कुछ भी कोई भी इंसिडेंट देखते हैं तो अपनी एक स्वतंत्र राय रखते हैं, लेकिन वहां कई बार इतनी मुश्किलें आ जाती है कि अटैक जैसी मीडिया कर्मियों पर अटैक हो जाता है, कई बार पुलिसकर्मियों पर अटैक हो चुका है। और आपको याद होगा दिल्ली पुलिस के एक एसएचओ पर बकायदा तलवार से अटैक हुआ था, उसके बाद उनका इलाज कराना पड़ा था। इसी बॉर्डर पर एक शख्स को हिरासत में लेकर बुरी तरह से पीटा गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था और यह आरोप लगाया गया था कि वो जासूसी कर रहा है। हालांकि बाद में मामला पलट गया था। तो इस तरह के रोजाना इंसिडेंट होते हैं। अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, अगर कृषि कानून के विरोध में प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसकी भी एक नियम कानून और दायरा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के साथ मारपीट की जाए, किसी के साथ दुर्व्यवहार किया जाए। घटना घटती है अरविंद, तो वाकई एक बार फिर से सवाल उठेंगे ना कि क्या ये वाकई किसान ही हैं? क्योंकि किसान इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दे सकते हैं, ये हम और आप भी मानते हैं। और अगर ये किसान नहीं है तो ये कौन है? ये एक बड़ा सवाल। देखिए श्वेता, मैं आपको बताऊं कि किसी भी विचारों से कोई भी डिसएग्री हो सकता है, एग्री हो सकता है, लेकिन उसका जवाब कहीं से भी हिंसा तो नहीं हो सकता। आप उसका विरोध कर सकते हैं शांतिपूर्वक तरीके से, लेकिन अगर वो विरोध हिंसक हो जाए तो फिर आप उसका अंदाजा लगा सकती हैं। 26 जनवरी को आपने देखा होगा। बहरहाल अगर इस इंसिडेंट की बात की जाए तो वाकई ये दर्दनाक है। किसी के साथ भी इंसिडेंट हुआ हो, जिस शख्स को बुरी तरह से मारा गया है, बाकायदा उसको पीटा गया है, पीटने के बाद उसको काटा गया है, उसके हाथ काट दिए गए। आप अंदाजा लगाइए, राजधानी शहर से जो संसद भवन वहां से बहुत ज्यादा दूरी नहीं है सिंघू बॉर्डर की, हरियाणा साइड में ये पूरी वारदात हुई है। लेकिन ये काफी रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात है। अगर ये इस तरह की वारदातें नहीं रोकी गई तो अपने आप में बहुत चिंता की बात होगी। और पुलिस का कहना है, खुद एफआईआर में मेंशन है कि जब वो डेड बॉडी लेने जाते हैं तो कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। किसान नेताओं को जवाबदेही लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जो किसान लीडर इस तरह का प्रोटेस्ट करवा रहे हैं या इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, अब जवाबदेही उनकी है। वो सामने आकर इस तरह के जवाब दे कि इस तरह का कोई इंसिडेंट और किसी के साथ न हो पाए। यहाँ तो देखिए आपकी बकायदा लिंचिंग हो रही है, उसका वीडियो सामने आ रहा है, वो शख्स तड़प रहा है, उसका हाथ कटा हुआ है, उसके बावजूद भी उसका वीडियो बनाया जा रहा है। तो जवाबदेही किसी न किसी की तो बनती है और जब जवाबदेही बनेगी, क्योंकि अगर उस प्रोटेस्ट जहां मंच है वहां से हत्या होती है, भले उस शख्स की कोई भी वो शख्स हो, हत्याकांड को किसी ने भी अंजाम दिया हो सकता है प्रोटेस्टर जो बैठे हैं उनकी जान को खतरा हो, तो इस तरह की सिक्योरिटी अरेंजमेंट तो करनी ही होगी। वहां पर पुलिस की मौजूदगी तो होनी ही होगी, ताकि किसी तरीके से कोई प्रोटेस्टर में बैठा हुआ शख्स है, कोई किसान है, उसी को नुकसान न हो जाए, उस पर ही कोई न हमला कर दे। ये सब भी देखना होगा। जो प्रोटेस्टर है उनको भी इस बारे में गौर करना होगा, सिक्योरिटी एजेंसी को भी गौर करना होगा, पुलिस को भी गौर करना होगा। देखिए किस तरीके से, और एक के बाद एक जो वीडियो वायरल हो रहा है वो काफी दिल दौड़ा देने वाला है, रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हाथ काट दिया गया उस शख्स का, श्वेता आप अंदाजा लगा सकती है। और बाकायदा वो जिंदा था तब उसे नहीं लटकाया गया था, मारने के बाद उसको लटकाया गया। तो ये बेहद गंभीर सवाल खड़े करता है। बिल्कुल बेहद गंभीर मामला। जम्मू कश्मीर के मेंढर में कल शाम एनकाउंटर में एक जेसीओ समेत सेना के 2 जवान जख्मी हो गए। एनकाउंटर मेंढर के नारखास जंगल में हुआ है। जिस जगह एनकाउंटर हुआ वो राजौरी पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग से लगा हुआ है। जब देश विजयादशमी मना रहा है तो आतंक से युद्ध में भी विजय का अभियान जारी है। ये इलाका मेंढर का है, जहां कल शाम से आतंकियों से 2-2 हाथ की लड़ाई जारी है। दहशतगर्दों को सबक सिखाने का मिशन पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है।
बीते सोमवार को पुंछ सुरनकोट में जवानों पर हमला हुआ था। सुरक्षा बलों को ये इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि उस हमले को अंजाम देने वाले आतंकी मेंढर के नारखास जंगल में छिपे हो सकते हैं। इसी के बाद ये घेराबंदी की गई। कल जो आतंकवादियों से संपर्क स्थापित हुआ वो मेंढर तहसील में हुआ, जो कि पुंछ जिले में है। वहां की पहाड़ी और जंगल के क्षेत्रों में जो है सेना का संपर्क आतंकवादियों से हुआ और उसके बाद वहां पर मुठभेड़ हुई। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे जो 2 सैनिक है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो सेना जो है, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है पूरी तरह से प्रयासरत है कि जल्द से जल्द ये ऑपरेशन को खत्म किया जाए और आतंकवादियों को ढेर किया जाए। मेंढर से आई खबर के मुताबिक जब सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की तो घबराए आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। दबोचे जाने के डर से डरपोक दहशतगर्दों ने अंधाधुंध गोलीबारी की। ये ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट से बिलबिलाए आतंकी फिर से पैर जमाने में लगे हैं। घाटी में अमन चैन का माहौल बिगाड़ने में लगे हैं। वो जम्मू कश्मीर में भय का अंधेरा बनाना चाहते हैं, इसलिए टारगेट किलिंग हो रही है। घाटी में अल्पसंख्यकों का खून बहाया जा रहा है। 7 अक्टूबर स्कूल प्रिंसिपल टीचर की हत्या। 5 अक्टूबर केमिस्ट कैब ड्राइवर रेहड़ी वाले की हत्या। 2 अक्टूबर सुरक्षा एजेंसियों के मददगारों की हत्या। हमें ये सोचना चाहिए कि किस तरह से इन हालात को बेहतर बनाया जाए। उसमें हुकूमत और लोग दोनों मिलके इस चीज से मुकाबला करना पड़ेगा और इस रियासत को फिर से वो बहार दिखानी पड़ेगी जिसकी हमें सबको उम्मीद है। जाहिर है आतंकी अमन के अभियान को डिरेल करने में लगे हैं। सोमवार को 5 जवानों पर घात लगाकर जानलेवा हमला कर आतंकियों ने एक और बड़ी हिमाकत की है। लेकिन एक बार फिर वो भूल गए हैं कि आतंक का जो कारोबार वो फिर से कश्मीर में फैलाना चाहते हैं, उसमें वो नाकाम ही रहेंगे। हमारे सुरक्षा बल उनकी हर साजिश को नेस्तनाबूद कर देंगे। दिल्ली से श्रीनगर तक एक्शन आगे बढ़ चुका है। आतंकियों के शुभचिंतकों, पत्थरबाजों और असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह भी इस महीने के आखिरी हफ्ते तक श्रीनगर जा सकते हैं। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर भारत को दहलाने की साजिश तैयार की है। खुफिया अलर्ट के मुताबिक आतंकियों ने टारगेट किलिंग की साजिश तैयार की है। आतंकियों की हिट लिस्ट में 200 लोग टारगेट पर हैं। इनमें बीजेपी और संघ के नेता भी हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भारत को दहलाने का मास्टर प्लान तैयार किया है, वो भी आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की राह में रोड़ा बने लोगों को अपने रास्ते से हटाने के लिए टारगेट किलिंग की योजना बनाई गई है। आज तक को भारतीय खुफिया एजेंसी के सूत्रों से यह जानकारी मिली है। पाकिस्तान के इस नापाक प्लान को लेकर खुफिया एजेंसियों ने जो अलर्ट जारी किया है, आज तक के पास उस अलर्ट की कॉपी है। खुफिया जानकारी के मुताबिक 21 सितंबर को पीओके के मुजफ्फराबाद में एक गोपनीय बैठक हुई। इस बैठक में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के अफसर और कई आतंकी संगठनों के लीडर शामिल हुए। इस मीटिंग में भारत और जम्मू कश्मीर को आतंक से दहलाने का प्लान तैयार किया गया है। योजना जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर आतंकी हमलों की है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठनों ने जम्मू कश्मीर को दहलाने का बड़ा प्लान तैयार किया है। आज तक को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक 21 सितंबर को पीओके के मुजफ्फराबाद में आईएसआई और कई आतंकी संगठनों के बीच एक बड़ी मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में यह तय हुआ है कि जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर टारगेट किलिंग की वारदात को अंजाम देकर सनसनी फैलाना है। इस मीटिंग में आईएसआई ने ये भी निर्देश दिए कि नए नए आतंकी संगठन बनाने हैं और यही वो आतंकी संगठन होंगे जो टारगेट किलिंग की वारदात को क्लेम करेंगे, जिससे भारतीय खुफिया एजेंसियां गुमराह होती रहें। मुजफ्फराबाद में हुई बैठक में आईएसआई और आतंकवादी संगठनों ने जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर आतंकी हमलों का प्लान तैयार कर दिया है। आतंकवादियों का पूरा फोकस इस बार टारगेट किलिंग पर है।
आईएसआई ने अभी 200 लोगों की एक हिट लिस्ट बनाई है। मकसद है आतंकी हमलों से सनसनी फैलाना। गैर कश्मीरी, बीजेपी और संघ से जुड़े नेताओं के नाम इस हिट लिस्ट में हैं। कई कश्मीरी पंडितों के नाम शामिल हैं जो पंडितों की घर वापसी को लेकर कोशिशें कर रहे हैं। इसके अलावा हिट लिस्ट में पुलिस के मुखबिर, सुरक्षा बलों के मददगार, खुफिया विभाग में काम करने वाले कश्मीरी भी शामिल हैं। इस बार आतंकवादी संगठन उन आतंकियों का इस्तेमाल करने वाले हैं जो अभी तक सुरक्षा बलों की नजर में नहीं आए हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक टारगेट किलिंग और हमलों के लिए नए नए नाम से आतंकी संगठन तैयार किए जा रहे हैं। ये संगठन हमलों की जिम्मेदारी लेकर जांच एजेंसियों को गुमराह करेंगे। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ महीनों में आतंकियों ने कई अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया है। जो हत्याएं हुई उनमें आतंक का एक नया मॉड्यूल सामने आया। आतंकवादी छोटे हथियारों के साथ अपने टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं। सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले बढ़े हैं तो वहीं सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशें भी लगातार हो रही हैं। इस मीटिंग में बकायदा 200 लोगों के नाम की एक हिट लिस्ट दी गई है और कहा गया है कि इनको टारगेट किया जाना है, जिसमें आरएसएस, बीजेपी के लीडर हैं, जिसमें सरकारी कर्मचारी हैं, सिक्योरिटी एजेंसी से रिलेटेड लोग हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठनों के बीच हुई इस मीटिंग की भनक भारतीय खुफिया एजेंसियों को लग गई है और भारतीय खुफिया एजेंसियों ने एक अलर्ट जारी करके सभी को सतर्क रहने को कहा है। कैमरामैन अभिषेक के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। आज विजयादशमी का त्योहार है, यानी कि बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक का दिन है। और ऐसे मौके पर एक तरफ जहां पर सिंदूर खेला होता है तो दूसरी तरफ आपको बता दें शस्त्र पूजा की जाती है। यहां पर संघ प्रमुख ने आज शस्त्र पूजा की, साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शस्त्र पूजा की है। इसके अलावा आप देख सकते हैं गोरक्षधाम पीठ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाकायदा पूजन अर्चन कर रहे हैं। आज के दिन विशेष तौर पर यानी कि विजयादशमी के दिन आज शस्त्रों की पूजा की जाती है। आज ही के दिन अलग अलग जगहों पर रावण दहन का कार्यक्रम भी किया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। और हर साल कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आती है। राजनाथ सिंह इसी तरह से शस्त्रों की पूजा करते हुए। तो जैसा कि आज विजयादशमी का त्योहार है और बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार ये मनाया जाता है। बंगाल में 9 दिनों की पूजा के बाद आज मां दुर्गे की विदाई की बेला आ गई है। लेकिन उससे पहले सिंदूर खेला का अपना अलग ही महत्व है। पूजा पंडालों में महिलाएं सिंदूर खेला खेलती हैं। माता की पूजा अर्चना के बाद महिलाएं परंपरागत लिबास में इस उत्सव का आनंद ले रही हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक तरफ रावण दहन की तैयारियां, क्योंकि आज शाम रावण दहन किया जाता है, और दूसरी तरफ सिंदूर खिला की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो कि बेहद मनमोहक है। यहाँ पर महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, सौभाग्य की कामना करती हैं। मां दुर्गा की आज के दिन विदाई हो रही होती है। और सीधे हमारे साथ दिल्ली से सीआर पार्क से प्रीति हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं और साथ ही साथ प्रेमा राजाराम हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रही हैं। प्रीति, ऐसा लगता है कि आप तो खेल चुकी सिंदूर खेला, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी लग रही हैं आप। जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझको रंग दिया गया है श्वेता। मैं क्या बताऊं, मैं तो कवर करने आई थी लेकिन मुझको भी रंग दिया गया है इसी रंग में। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगी यहाँ पे लोगों का जो रंग है दुर्गा पूजा को लेकर, उनके ऊपर जो रंग चढ़ा हुआ वो अभी तक उतर ही नहीं रहा। लगातार माँ बोरन जो होता है, माँ को मिठाई खिलाना और साथ में पान पत्ते के साथ उनकी आरती करना, वो लगातार चल रहा है सीआर पार्क में। सीआर पार्क की तस्वीरें इस वक्त लाइव में दिखा रही हूँ। और साथ ही देखिए श्वेता, लगातार महिलाएं आ रही हैं इसी कामना के साथ ही कि
ये जो कोरोना है, ये कोरोना अपने साथ माँ इस बार ले जाए और अगली बार जब भी दुर्गा पूजा हो तो मास्क के साथ हमें दुर्गा पूजा ना करना पड़े, बिना मास्क के ही ये दुर्गा पूजा हो और सब एक साथ फिर से नाचते गाजे झूमते हुए दुर्गा पूजा करें। और अब एक बार फिर से मैं अपना कैमरा पर्सन को बोलूंगी कि एक बार दिखाएं तस्वीरें। लगातार इधर लोग देखिए यहाँ पर खड़े हैं माँ के दर्शन के लिए। जब ये विसर्जन का समय है, बस कुछ ही घंटों के बाद इस प्रतिमा को विसर्जित कर दिया जाएगा, लेकिन लोगों का जो तांता है वो खत्म नहीं हो रहा। लोग आते ही जा रहे हैं दर्शन के लिए और तस्वीरों को देखकर आप समझ भी सकती होंगी श्वेता। बिल्कुल प्रीति, आऊंगी आपके पास, जरा हम कोलकाता के रंग भी देख लेते हैं। हालांकि सीआर पार्क को मिनी कोलकाता कहा जाता है, लेकिन हम असली कोलकाता चलते हैं और कोलकाता के रंग प्रेमा जरा हमें दिखाएं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सिंदूर खेला हो रहा है। ये दक्षिण कोलकाता के एक पंडाल में महिलाएं यहाँ पे नाच रही है, वो खुशियां मना रही है। क्योंकि लेकिन हालांकि आज सिंदूर खेला, आज दशमी का दिन है, माँ दुर्गा की विदाई हो रही है, लेकिन यहाँ पे जितना मौज मस्ती कर सकते हैं वो मौज मस्ती कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। अपने आप में वो लोग सिंदूर के साथ खेल रहे हैं, जिसको सिंदूर खेला कहा जाता है। और इसके पहले हम देख पा रहे थे कि महिलाएं स्टेज पर जाके, जहाँ पे माँ दुर्गा की प्रतिमा है, वहाँ पे मिठाइयाँ खिलाते हैं उनको, जिसको कहलाते हैं मिष्टी मुख, और उनके माथे पर सिंदूर दिया जाता है। और विदाई से पहले माँ दुर्गा को ये लोग ये सिंदूर खेला और मिष्टी मुख कराते हैं। और इसके बाद ये जो नाच आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, रंग बिरंगी तस्वीर, महिलाओं के गालों पे जो सिंदूर है और ये नाच रही है, ये खुशियां मना रही है। आखिरी दिन है दुर्गा पूजा का, विजयदशमी का दिन है। लोग अब एक दूसरे को विजय बोलते हैं और यहाँ पे महिलाएं बहुत ही खुश है। और वो ट्रेडिशनल लाल और सादे साड़ी में भी बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। खुशी का माहौल है और ये यहाँ पे जितना भी खुशी मना सकते हैं ये लोग खुशी मना रहे हैं। और यहाँ पे सिंदूर खेला जो विवाहित महिला खेलते हैं ये यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिन महिलाओं की विवाह नहीं हुई वो भी यहाँ पे शामिल हुई, क्योंकि ये कितना खूबसूरत माहौल है, कितना खुशी का माहौल है और ये भी इस खुशी के माहौल में शामिल होना चाहते हैं। श्वेता, बिल्कुल, तो ये तस्वीरें सीधे कोलकाता से, एक तरफ माँ दुर्गा की विदाई और दूसरी तरफ यहाँ पर सिंदूर खेला हो रहा है। बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें आपको हम कोलकाता की दिखा रहे हैं। फिर से आपको हम लिए चलते हैं सीआर पार्क, जहां पर प्रीति हमारे संवाददाता हमारे साथ बनी हुई हैं। प्रीति, तस्वीरें भी हमें दिखाएं और साथ ही साथ इसकी महत्ता भी बताएं, क्योंकि एक तरफ देखिए विदाई हो रही होती है आज माँ दुर्गा की, लेकिन दूसरी तरफ खुशी भी मनाया जा रहा होता है। महिलाएं, जो विवाहित महिलाएं हैं, वो सिंदूर खेला खेल रही होती हैं। इसके पीछे की बात क्या है वो बताएं। देखिए, ऐसा है श्वेता के दुर्गा पूजा जो है पूरे पश्चिम बंगाल में एक ऐसा त्योहार है जिसको माता स्टेट अगर त्योहार बोले तो वो कहा जाता है। और 5 दिनों का ये त्योहार होता है। पंचमी से ही इसकी शुरुआत होती है। पहले पंचमी, उसके बाद षष्ठी, फिर सप्तमी। आएंगे आपके पास और सीधे आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त डिफेंस कंपनियों का उद्घाटन कर रहे हैं। सीधे चलते। रक्षा मंत्री श्रीमान अजय भट्ट जी, रक्षा मंत्रालय के सभी अधिकारीगण और देश भर से जुड़े सभी साथियों, अभी 2 दिन पूर्व ही नवरात्रि के इस पावन पर्व के दरमियान अष्टमी के दिन मुझे देश को एक बहुत ही
कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग को लेकर के गति शक्ति इस कार्यक्रम को लॉन्च करने का अवसर मिला और आज विजयादशमी के पावन पर्व पर राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए, राष्ट्र को अजेय बनाने के लिए जो लोग दिन रात खपा रहे हैं, उनके सामर्थ्य में और अधिक आधुनिकता लाने के लिए एक नई दिशा की ओर चलने का अवसर, और वो भी विजयादशमी के पावन पर्व पर, ये अपने आप में ही शुभ संकेत लेकर के आता है। इस कार्यक्रम की शुरुआत भारत की महान परंपरा चलते हुए शस्त्र पूजन से की गई है। हम शक्ति को सृजन का माध्यम मानते हैं। इसी भावना के साथ आज देश अपने सामर्थ्य को बढ़ा रहा है और आप सब देश के इन संकल्पों के सारथी भी हैं। मैं आप सभी को और पूरे देश को इस अवसर पर विजयादशमी की पुनः बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज ही पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती भी है। कलाम साहब ने जिस तरह अपने जीवन को शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए समर्पित किया, ये हम सभी के लिए प्रेरणा है। रक्षा क्षेत्र में आज जो 7 नई कंपनियां उतरने जा रही है, वो समर्थ राष्ट्र के उनके संकल्पों को और मजबूती देगी। साथियों, इस वर्ष भारत ने अपनी आजादी के 75वें साल में प्रवेश किया है। आजादी के इस अमृत काल में देश एक नए भविष्य के निर्माण के लिए नए संकल्प ले रहा है और जो काम दशकों से अटके थे, उन्हें पूरा भी कर रहा है। 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को नए स्वरूप में किए जाने का निर्णय, 7 नई कंपनियों की ये शुरुआत देश की इसी संकल्प यात्रा का हिस्सा है। ये निर्णय पिछले 15-20 साल से लटका हुआ था। मुझे पूरा भरोसा है कि ये सभी 7 कंपनियां आने वाले समय में भारत की सैन्य ताकत का एक बहुत बड़ा आधार बनेगी। साथियों, हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज कभी दुनिया की शक्तिशाली संस्थाओं में गिनी जाती थी। इन फैक्ट्रीज के पास 100-150 साल से भी ज्यादा का अनुभव है। विश्व युद्ध के समय भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का दमखम दुनिया ने देखा है। हमारे पास बेहतर संसाधन होते थे, वर्ल्ड क्लास स्किल होता था। आजादी के बाद हमें जरूरत थी इन फैक्ट्रीज को अपग्रेड करने की, न्यू एज टेक्नोलॉजी को अपनाने की, लेकिन इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया। समय के साथ भारत अपनी सामरिक जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भर होता गया। इस स्थिति में परिवर्तन लाने में ये नई 7 डिफेंस कंपनियां बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत
देश का लक्ष्य भारत को अपने दम पर दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनाने का है। भारत में आधुनिक सैन्य इंडस्ट्री के विकास का है। पिछले 7 वर्षों में देश ने मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ अपने इस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज देश के डिफेंस सेक्टर में जितनी ट्रांसपेरेंसी है, ट्रस्ट है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच है, उतनी पहले कभी नहीं थी। आजादी के बाद पहली बार हमारे डिफेंस सेक्टर में इतने बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं। अटकाने लटकाने वाली नीतियों की जगह सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की गई है। इससे हमारे इंडस्ट्रीज का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। हमारी अपनी भारत की कंपनियों ने डिफेंस इंडस्ट्री में भी अपने लिए संभावनाएं तलाशना शुरू किया है और अब प्राइवेट सेक्टर और सरकार साथ मिलकर राष्ट्र रक्षा के मिशन में आगे बढ़ रहे हैं। यूपी और तमिलनाडु के डिफेंस कॉरिडोर्स का उदाहरण हमारे सामने है। इतने कम समय में बड़ी बड़ी कंपनियों ने मेक इन इंडिया में अपनी रुचि दिखाई है। इससे देश में युवाओं के लिए नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं और सप्लाई चेन के रूप में कई एमएसएमईज के लिए नई संभावनाएं बन रही है। देश में जो नीतिगत परिवर्तन किया है, उसका परिणाम है कि पिछले 5 सालों में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 325% से भी ज्यादा बढ़ा है। साथियों, कुछ समय पहले ही रक्षा मंत्रालय ने ऐसे 100 से ज्यादा सामरिक उपकरणों की लिस्ट जारी की थी जिन्हें अब बाहर से आयात नहीं किया जाएगा। इन नई कंपनियों के लिए भी देश ने अभी से ही 65,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। ये हमारी डिफेंस इंडस्ट्री में देश के विश्वास को दिखाता है। बढ़ता हुआ विश्वास नजर आ रहा है। एक कंपनी एम्यूनेशन और एक्सप्लोजिव की जरूरतों को पूरा करेगी तो दूसरी कंपनी आर्मी व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करेगी। इसी तरह एडवांस वेपन्स और इक्विपमेंट हो, ट्रूप्स कंफर्ट आइटम हो, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो या पैराशूट, हमारा लक्ष्य है कि भारत की एक एक कंपनी न केवल इन क्षेत्रों में एक्सपर्टाइज हासिल करे बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड भी बने। कॉम्पिटिटिव कॉस्ट हमारी ताकत है। क्वालिटी और रिलायबिलिटी हमारी पहचान होनी चाहिए। साथियों, मुझे विश्वास है कि इस नई व्यवस्था से हमारे यहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में जो टैलेंट है, जो कुछ नया करना चाहते हैं, उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए पूरी स्वतंत्रता मिलेगी। जब इस प्रकार के एक्सपर्टीज को इनोवेशन का अवसर मिलता है, कुछ कर दिखाने का अवसर मिलता है, तो वो कमाल करके दिखाते हैं। आप अपने एक्सपर्टीज से जो प्रोडक्ट बनाकर दिखाएंगे, वो भारत के डिफेंस सेक्टर की क्षमता तो बढ़ाएंगे ही, आजादी के बाद जो एक गैप आ गया था उसे भी दूर करेंगे। साथियों, 21वीं सदी में कोई देश हो या कोई कंपनी, उसकी ग्रोथ और ब्रांड वैल्यू उसके रिसर्च और इनोवेशन से तय होती है। सॉफ्टवेयर से लेकर स्पेस सेक्टर तक
भारत की ग्रोथ, भारत की नई पहचान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसलिए मेरा सभी 7 कंपनियों से भी विशेष आग्रह है कि रिसर्च और इनोवेशन आपके वर्क कल्चर का हिस्सा होना चाहिए, उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। आपको केवल दुनिया की बड़ी कंपनियों की बराबरी ही नहीं करनी है, बल्कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी में लीड भी लेनी है। इसलिए ये जरूरी है कि आप नया सोचें, रिसर्च ओरिएंटेड युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका दें, उन्हें सोचने की पूरी छूट दें। मैं देश के स्टार्टअप से भी कहूंगा, इन 7 कंपनियों के जरिए आज देश ने जो नई शुरुआत की है, आप भी इसका हिस्सा बनिए। आपकी रिसर्च, आपके प्रोडक्ट्स कैसे इन कंपनियों के साथ मिलकर एक दूसरे की क्षमताओं से लाभान्वित हो सकते हैं, इस ओर आपको सोचना चाहिए। साथियों, सरकार ने सभी कंपनियों को एक बेहतर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट देने के साथ साथ पूरी फंक्शनल ऑटोनॉमी भी दी है। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित किया गया है इन फैक्ट्रीज के कर्मचारियों के हित पूरी तरह से सुरक्षित रहें। मुझे पूरा भरोसा है कि देश को आपकी एक्सपर्टाइज का बहुत लाभ होगा और हम सब मिलकर आत्मनिर्भर भारत के अपने संकल्प को पूरा करेंगे। इसी भावना के साथ फिर एक बार आप सबको विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।